Hello soldiers, good morning to each and everyone. I hope that you will be the fit and fine, and today in video lecture 5 of the chapter number 2 structure of atom, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, और इस बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेस पे आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। These 1, 2, 3, 4, 5 parameter today we have to learn. In numerical problem कभी वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है या कहता है कभी वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, इस तरीके से। तो ये कॉमन सेंस है, समझना है हमको इस तरीके से हम लोगों को। और सिंपली जो ये डिस्कशन है, जो ये टॉक है, पॉइंट्स हैं, ये ऑर्बिट के लिए स्पेशली मेंशन है। तो यदि वो ऑफ ऑर्बिट कहता है या ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है तो दोनों का मतलब हम लोगों को सेम समझना चाहिए। तो इस बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्बिट। और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए आज हम लोग व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, velocity of the particular orbit in which the electron will just revolve, kinetic energy, potential energy as well as the total energy। तो इस बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर सबसे पहले जो एजम्पशन ये दिया गया माय डियर सोल्जर्स कि ये जो फिक्स्ड सर्कुलर एक ऑर्बिट है, पाथ है, जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, m है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, E है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा, दैट विल बी इक्वल टू Z इंटू E। Z क्या है, दिस Z इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बेसिक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हम लोग को पता है कि जितना एटॉमिक नंबर क्या होगा, दैट विल बी मल्टीपल इंटीजर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी के इक्वल में जो है एटॉमिक प्रोटॉन भी अवेलेबल होगा एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सपोज कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए क्या चाहिए हम लोगों को, वी नीड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स Fc की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, mv²/r। ठीक है, ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी है यदि उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है सो दैट विल रिक्वायर द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv²/r। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, जिस वेलोसिटी से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है, और r क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसे मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, देयर विल बी अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन होगा जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यदि न प्रोवाइड करे तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी चीज़ को यहीं पे कॉन्सेप्ट हम लोग को बिल्डअप करना है, समझना है डियर सोल्जर्स। क्या कि यदि ये सेंट्रीपिटल फोर्स यदि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स न प्रोवाइड करे, सेंट्रीपिटल फोर्स में न खर्च हो, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और इस तरीके से एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जस्ट एक्सपेंसेस इनटू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यदि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक इक्वेशन मान लेते हैं कि इट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज MVR मस्ट बी इक्वल टू NH/2π। MVR क्या है? एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। N क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ सेल। इसको हम लोग 1 2 3 एंड सो ऑन 4 5 सो ऑन कह सकते हैं। H क्या है? दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है? इट इज द प्लैंक कांस्टेंट और 2π इट इज द कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेशन, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिट विच एंगुलर मोमेंटम विल इक्वल टू NH/2π। ठीक है, और NH/2π इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? हमने कंसीडर कर लिया कि ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्या? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में mv²/r है और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? mvr है। यहाँ पे मास क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेरिएबल है। रेडियस क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है? मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी और रेडियस क्या है? वेरिएबल है। तो इसमें हम लोग किसी एक को क्या करेंगे? कैंसिल कर दें एक दूसरे से, तो क्या होगा? हमको एक पैरामीटर मिल जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आती है? तो हमको चाहिए क्या? रेडियस चाहिए। तो हम एक काम करें कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से वेलोसिटी टर्म क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे v² है और यहाँ पे क्या है? v है। कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे क्या है? v² है और यहाँ पे क्या है? v है। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम लोग क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। तो ये v² हो जाएगा, v² कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और r हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बाई स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लिख लीजिए बाई स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 2। बाई स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? m² v²r² इज इक्वल टू n²h²/4π²। इसको हमने मान लिया क्या? ये इक्वेशन नंबर क्या है? 3 है। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा? रेडियस मिल जाएगी। किसकी? ऑफ द ऑर्बिट। तो आइए सीखते हैं, डिवीजन करते हैं बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 3। So see soldiers, by dividing the equation number 1 to the equation number 3, so equation number 1, this one mv²/r is equal to 1/4π एप्सिलॉन 0 ZE²/r²। ये क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, कूलम्स लॉ के अनुसार निकालेंगे। और ये है mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है
और दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 दैट इज डिवाइडेड बाय द इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन स्क्वायरिंग और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर विल इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो आफ्टर कैंसिलेशन we'll get 1 upon m into r is equal to z e square upon epsilon 0 n square h square, ठीक है। So by rearranging this one we can get the radius of an orbit n square h square epsilon 0 upon z e square m। देखिए यदि हमको कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, कंपटीशन की जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो ये डेरिवेशन हम लोगों को आना चाहिए। क्यों? कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो है बीच से डेरिवेशन के बीच से जो है कि क्वेश्चन उठा करके ऑब्जेक्टिव में दे देता है। तो यदि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रॉपरली इफिशिएंटली सॉल्व करना है तो ये डेरिवेशन हम लोगों को आना चाहिए। तो कैसे डेरिवेशन है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स विल इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एंगुलर मोमेंटम विल इक्वल टू NH/2 पाई। स्क्वायरिंग करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। और फार्मूला याद रखिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन z e स्क्वायर m। अब यहाँ पे समझते हैं n स्क्वायर क्या है, n क्या है, ऑर्बिट का जो है नंबर है, ये वेरी करेगी, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। z क्या है, एटॉमिक नंबर है, जैसे जैसे एटम बदलेगा वैसे वैसे उसका एटॉमिक नंबर भी बदलेगा, ठीक है। h स्क्वायर यानी ये जो दो वेरिएबल हैं, ये जो क्वांटिटी हैं, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड दिस वन एटॉमिक नंबर, ये चेंज होंगे। लेकिन साथ में देखिए h स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, इतना पोर्शन, ये क्या हो जाएगा सोल्जर, दिस विल बिकम कांस्टेंट। यानी वेरिएबल क्या है, n स्क्वायर अपॉन जेड, n स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं हम लोग 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। परमिटिविटी है, इन सब की कांस्टेंट की वैल्यू रखने पे सॉल्व करने पे कितना आता है, ये इक्वेशन आती है कितनी, दैट इज r इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला आता है। और यदि हम यहाँ पे n लिख दें यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.53 इंटू n स्क्वायर। n क्या है लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है, एटॉमिक नंबर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करें, सपोज दैट फॉर द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि हम पहली ऑर्बिट के लिए तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा r1 यानी 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूसरे ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2 और 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू कैन गेट द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम, या फिर लिथियम एटम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही वैलिड है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि जिस एटम के अंदर क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
2 होता है, यानी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हीलियम के एटम के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए होगा बाबू? दैट इज फॉर हीलियम प्लस आयन, एक यूनिट इसके लिए, यानी अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया। लिथियम के लिए वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर लिथियम। लिथियम है ली, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसमें से लिथियम 2+ आयन के लिए वैलिड है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोलो बात समझ में आती है? अब यहाँ पे Z की वैल्यू हम लोग अलग अलग रखेंगे। हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। गॉट इट क्लियर? सो दिस इज द रेडियस ऑफ nth orbit in case of the Bohr's atomic model. Now we just derive the relationship for the velocity. Now see the how velocity will calculate. So velocity of electron in nth orbit. इसके लिए हमारे पास एक जनरल जो फार्मूला था, क्या था? mvr यानी एंगुलर मोमेंटम विल इक्वल टू nh/2π। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू रख दें, यानी रेडियस जो है हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं उसका जो है वैल्यू या फार्मूला यहाँ पे रख दें। तो रेडियस का फार्मूला क्या है डियर सोल्जर? n²h²ε0/Jd²πm। ठीक है, Jd²πm। तो इस वैल्यू को यदि हम लोग रख दें तो देखिए इसी r की जगह पे, तो mv इंटू n²h²ε0/Ze²πm विल इक्वल टू nh/2π। तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या बनता है? 2VNH ε0 इक्वल टू Ze²। आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा? हाफ Ze²/nh इंटू ε0। ठीक है, अब इस फार्मूले में देखिए तो हाफ क्या है? कांस्टेंट है। e² यानी चार्ज है, कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ε0 क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? दैट इज Z/n। तो इसको हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया और 1/2 यानी 1/2 हाफ e²/h इंटू ε0, ये पूरा का पूरा जो है पोर्शन ये क्या है? कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू हम लोग रखेंगे तो रखने पे क्या हो जाता है? वो कितना वैल्यू आएगी? 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला है वेलोसिटी का। और यदि हम लोग डिराइव करके फार्मूला सारे वेरिएबल का लिखें तो क्या हो जाएगा? e²/2h∁0 इंटू Z/n। तो इस तरीके से फार्मूला बन गया किसका? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू nth ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू nth ऑर्बिट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी। नाउ डियर सोल्जर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है, हम लोग जानते हैं कि हाफ mv², मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू nth ऑर्बिट क्या होगा? e²/2πh∁0 Z/n। तो इस वैल्यू को हमने इस v² की जगह रख लिया। बोलो बात समझ में आती है? तो ये हो जाएगा हाफ m और इस पर्टिकुलर v का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ m, अंदर देखिए e⁴ Z², 2 2 जा 4 4h²ε0² n²। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/8 me⁴ Z²/h²ε0² n²। तो ये हम लोग का फार्मूला बन जाएगा किसका? काइनेटिक एनर्जी का। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी के ई विल इक्वल टू दैट इज 1/8 ना इंटू m e⁴
जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए 1/8 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इट विल बी कांस्टेंट। ये क्या है? इट इज अ कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है वैल्यू? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है कितनी आती है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, (13.6) जेड स्क्वायर इन अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको इस तरीके से भी लॉन्ग फॉर्म में भी याद रख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो माय डियर सोल्जर देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जहाँ कहीं भी फोर्स लगा है, जहाँ कहीं भी कोई सिस्टम एक दूसरे से क्या है? बाउंड है, जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन ही हम लोग देते हैं। क्या देते हैं? द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की इनटू द एटम एंड दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस या वी कैन से विद द प्रोटॉन। तो इसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? E माइनस। इस यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है? Zd है। तो किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के अंदर जो सिस्टम होता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। यानी दो यदि चार्ज हैं, यदि इनके चार्ज के दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और यदि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो इस फार्मूले के बेस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? E। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है? Ze एंड इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? R। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से है, तो इसके ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या करना है? हमेशा साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज Ze स्क्वायर अपॉन R। और ये वैल्यू कितनी? नेगेटिव फॉर्म में होगी। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब यहाँ पे हम R की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। और R की वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा? वी कैन गेट द पोटेंशियल एनर्जी। R की वैल्यू क्या होती है? एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। सो नाउ डियर सोल्जर्स व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे R की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। R की वैल्यू क्या होती है? R रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए बताइए। तो दिस विल बी R विल इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन Ze स्क्वायर
पाई एम होती है कि नहीं। तो इस आर की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पे रखिए। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE² अपॉन, अब आर की वैल्यू रखिए, तो n² H² एप्सिलॉन 0 अपॉन ZE² पाई इंटू एम। बोलो बात समझ में आती है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इस तरीके से फार्मूला क्या बनेगा पोटेंशियल एनर्जी की। So my dear soldiers, see here by putting the value of R this will come। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी का रीअरेंजिंग ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE² इंटू ZE², देखिए ऊपर चला गया, इंटू पाई इंटू एम अपॉन n² H² इंटू एप्सिलॉन 0। तो आप रीअरेंज करेंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Z² e की पावर 4m अपॉन n² H² इंटू एप्सिलॉन 0। ये किसका फार्मूला हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था, देखिए ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/8 इंटू Z² e की पावर 4m अपॉन n² H² एप्सिलॉन 0। ये किसका फार्मूला था, काइनेटिक एनर्जी का। और इसी को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, तो कितना बताया था, 13.6 इंटू Z² अपॉन n²। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। यदि इसको हम लोग कंपेयर करें पोटेंशियल एनर्जी से, तो पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विथ माइनस साइन। तो यदि आप कंपेयर करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का, तो दिस विल बी -2 इंटू 13.6 इंटू n² अपॉन Z² अपॉन n²। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्ट फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्ट फार्मूला। ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और ये लॉन्ग फार्मूला हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। लास्ट जो फार्मूला बचा है वो किसका है, टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आप कह सकते हो 13.6, ठीक है, 13.6 Z² अपॉन n² प्लस -2 इंटू 13.6 इंटू Z² अपॉन n²। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो यदि आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू माइनस टोटल एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी जो एनर्जी है किस में होगी, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, याद रखिएगा, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ रही है, निगेटिव वैल्यू में आ रही है। किस में आ रही है, निगेटिव वैल्यू में। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगा हुआ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, फ्री होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा कि उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे छोटा सा एक और मैसेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार बोर्ड में कंपटीशन में इससे सवाल आ चुका है कि यहाँ पे एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस से ए डिफरेंट क्या हैं, सेल्स हैं, ये 1 2 3 4 5 डिफरेंट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, एनर्जी लेवल क्या होगी, ऑर्बिट की एनर्जी लेवल बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं E1 विल लेस देन E2 विल लेस देन E3 एंड सो ऑन। और ये जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कहाँ कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। और कहाँ पे होगी, एट इनफाइनाइट। maximum energy of the electron it will be 0 and where it will be at the infinite। बोलो बात समझ में। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स थे एसोसिएटेड विद द एटम। वी कैन कैलकुलेट दिस वन बाय द बोर्स थ्योरी, बोर्स कॉन्सेप्ट। कौन कौन से थे, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, -13.6 दैट इज Z²/n²। और एक चीज़ की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। कहाँ पे होगी, एट द इनफाइनाइट। तो आज इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे इस टॉपिक को, बोर्स एटॉमिक मॉडल को जो है कि ख़त्म करते हैं। और इसके बाद आगे हम लोग NCERT टॉपिक पे जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा उसके अनुसार चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।